Hi friends, this is Mining Support. Here I am going to discuss Chapter 9 CMR 2017 Precautions Against Danger from Fire, Dust, Gas and Water। ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस 100% रहता है, हर एक एग्ज़ाम में रहता है, क्योंकि इसमें फायर का भी हमारा प्रिकॉशंस है, डस्ट का भी है, गैस का भी है और वाटर का भी। मैंने इनंडेशन से रिलेटेड हो गया, फायर से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और डस्ट तो पूछता ही है कि डस्ट को कंट्रोल कैसे करते हैं हम लोग। तो इस तरह से इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस काफ़ी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको कम्प्लीटली हम स्पेसिफाई करेंगे और उसको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे, हम सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे और शॉर्ट टाइम रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो पहला रेगुलेशन हमारा जैसे क्या है कि 133 क्या कहता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ गैसीनेस, ठीक है। डिग्री ऑफ गैसीनेस के हिसाब से कोल सीम को कैसे बांटते हैं। तो इसमें मुख्य मुख्य रूप से हमारा जो कि क्वेश्चन बनता है वो क्या है कि प्रत्येक कोल सीम जिसको उसके रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ गैसीनेस में बांटना है, तो वहाँ पे हमारा कौन हस्तक्षेप करेंगे, या तो किन के बातों को मैंने सुना जाएगा। तो वहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस होगा, या तो सीआईएम, या तो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ठीक है, आरआईएम, ठीक है। तो पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सका कि कोल सिम को यदि उसके अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ गैसीनेस से बांटना है तो सीआईएम या तो आरआईएम या तो यहाँ पे हमारा रेगुलेशन दिया है अदर इंस्पेक्टर के हिसाब से उसको बांटेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ बनेगा, दूसरा क्वेश्चन हमारा बनेगा सामने क्या कि यदि किसी भी प्रकार का हमारा परसेंटेज इनफ्लेमेबल गैस में बढ़ता है, ठीक है, तो हमको किनको खबर करना पड़ेगा इंस्टेंटली, मतलब ऑनर एजेंट और मैनेजर के द्वारा सर्वप्रथम 24 घंटा के अंदर, कितने कितने टाइम के अंदर, विद इन 24 आवर्स, ठीक है, विद इन 24 आवर्स किनको खबर किया जाएगा, 24 आवर्स के विद इन ऑनर एजेंट और मैनेजर के द्वारा रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को इन्फॉर्म किया जाएगा, सूचित किया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। दूसरे तरह से हमारा क्वेश्चन बन सकता है क्या कि यदि वो इन्फॉर्म किया गया है हायर डिग्री ऑफ गैसीनेस के लिए, किसी प्रकार का जो जांच है वो रीजनल इंस्पेक्टर कितने दिनों के अंदर वो जांच कंप्लीट करेंगे और उसको हायर डिग्री ऑफ गैसीनेस में कन्वर्ट करेंगे, तो विद इन 30 डेज। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कितने दिनों के अंदर, तो 30 दिनों के अंदर ये ऐसा काम को वो कंप्लीट करेंगे। ये सब हमारा रेगुलेशन नंबर 133 में ही आ रहा है, ठीक है। फिर हमारा सामने बात आता है क्या कि रीजनल इंस्पेक्टर किससे एग्जाम कर सकते हैं ऑनर एजेंट और मैनेजर के द्वारा। तो यदि किसी प्रकार से डिग्री ऑफ गैसीनेस को हायर या तो लोअर डिग्री ऑफ गैसीनेस से बांटने के लिए किसी प्रकार का एप्लीकेबल नहीं हो या तो कोई बाधा उत्पन्न हो, तो उस केस में रीजनल इंस्पेक्टर छूट दे सकते हैं। तो वो छूट कितने दिनों तक हो सकता है, तो वह छूट जो है आरआईएम के द्वारा दिया गया ग्रांट कितने दिनों का होगा, तो विद इन 60 डेज। मतलब कोई भी बाधा यदि उत्पन्न होता है तो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस ऑनर एजेंट और मैनेजर को उस डिग्री ऑफ गैसीनेस को 60 दिन तक, ठीक है, पॉसिबली डिले कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और एक पॉइंट बन सकता है क्या, परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस जनरल बॉडी ऑफ एयर में जो जांच होगा, ठीक है, वो कितने रेगुलेशन नंबर के अधीन होगा, तो रेगुलेशन नंबर 169 के तहत हमारा कोई भी जांच होगा जनरल बॉडी ऑफ एयर में, यदि वो परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस बढ़ रहा है या घट रहा है, इसका सारा सूचना हमारा 169 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन था हमारा रेगुलेशन नंबर 133 में, ठीक है। 130 में क्या कहता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ गैसीनेस, ठीक है। तो ये सब सारे पॉइंट को हम लोग लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो रेगुलेशन नंबर है वो क्या है, 134। 134 में हमारा क्या चीज़ को एक्सप्लेन करना हमारे सामने, तो जनरल प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर, फायर के सामने क्या क्या हमें सावधानियां लेनी है। तो बोल रहा है क्या कि कोई भी मटेरियल को लेफ्ट आउट नहीं करेंगे बिलो ग्राउंड में एक्सेप्ट फायर प्रूफ रिसेप्टिव
रिसेप्टेकल्स, ठीक है, जो भी वो फायर प्रूफ यदि नहीं है तो माइंस प्रीमाइसेस, ठीक है, एंट्री ऑफ माइंस में या तो माइंस जहाँ पे चल रहा हो उसके नज़दीक में ओपन कास्ट या तो साफ्ट पिट जो भी है तो उसके नज़दीक में नहीं रखा जाएगा, उसमें हमारी सावधानियाँ रहेंगी। और वो सावधानियाँ क्या है कि वो जो भी हमारा मटेरियल होगा वो फायर प्रूफ होगा या तो इनफ्लेमेबल नहीं होगा, ठीक है, ये सावधानियाँ वहाँ पे हमको लिया जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ऑनर एजेंट और मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए ना, टू प्रिवेंट डिटेक्ट एंड कॉम्बेट फायर इन माइंस, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे रह सकता है कि हु शैल टेक रिस्पॉन्सिबल चार्ज टू कॉम्बेट फायर इन माइंस, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑनर एजेंट या तो मैनेजर ही जो है रिस्पॉन्सिबल चार्ज लेते हैं किसी प्रकार से माइन में फायर को कॉम्बेट करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए या तो उससे निजात लेने के लिए, ठीक है, मतलब किसी प्रकार को रोकने के लिए, फायर के स्प्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए ऑनर एजेंट और मैनेजर तीनों रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे सामने यहाँ पे पॉइंट आएगा क्या कि फायर एंड सेफ्टी ऑफ पर्सन्स इज डेंजर देन ऑनर एजेंट और मैनेजर शेल टेक रिस्पॉन्सिबल चार्ज। यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ से ऐसा भी बन सकता है, ऑनर एजेंट और मैनेजर किसका चार्ज लेंगे, ऑनर एजेंट और मैनेजर कब चार्ज लेंगे, जब किसी प्रकार से व्यक्ति के सेफ्टी को डेंजर हो, ठीक है, तो उस डेंजर को कंट्रोल करने का काम रिस्पॉन्सिबल चार्ज जो है ऑनर एजेंट और मैनेजर के ही माथे आता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें और कुछ पॉइंट बन सकता है तो देखते हैं। फिर बोल रहा है क्या, नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर 135 बोल रहा है प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर, कब, सरफेस में, ठीक है, सरफेस प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर, उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, रेगुलेशन नंबर 135 सरफेस प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर, इसमें हमारे सामने पॉइंट है क्या कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से हमारा माइन एंट्रेंस से 10 मीटर तक जो भी हमारा कंस्ट्रक्शंस होगा वो हमारा फायर प्रूफ मटेरियल का बना होगा, ठीक है। तो ये बात हमको ध्यान देना है, मतलब साफ्ट माइन यदि है तो उसके मुहान से या तो बोल सकते हैं एंट्रेंस से 10 मीटर के दायरे में ऑल अराउंड ये ध्यान देना है कि वो, सॉरी ऑल अराउंड यहाँ पे नहीं मेंशन है, यहाँ पे केवल मेंशन है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में हमारा 10 मीटर तक जो भी हमारा कंस्ट्रक्शंस होगा वो फायर प्रूफ मटेरियल का बना होना चाहिए, ठीक है। और ये लागू नहीं होगा, ये शर्तें किस किस केस में लागू नहीं होगा, जब कभी भी हमारा स्मॉल लीड सॉफ्ट कवरिंग के लिए या तो टेम्पररी सपोर्ट या स्ट्रक्चर बनाया गया हो, तो उस केस में यहाँ से रेगुलेशन नंबर 135 से मतलब छूट मिल सकता है, ठीक है। किस केस में, स्मॉल लीड ऑफ सॉफ्ट कवरिंग, मतलब सॉफ्ट को ढकने के लिए ऊपर में जो स्मॉल लीड लगाया जाता है तो उस केस में, प्लस टेम्पररी सपोर्ट या स्ट्रक्चर से यहाँ पे छूट दिया जा सकता है, ठीक है, इस रेगुलेशन 135 के अकॉर्डिंग सरफेस प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर में। अगेन अगेन हमारा पॉइंट बोल रहा है क्या, इनफ्लेमेबल मटेरियल नॉट हिप्ड, मतलब कहीं भी हमारा इनफ्लेमेबल मटेरियल को मतलब कि ढेर बना के नहीं रखा जाएगा, और ये इंश्योर करना है कि वो इसमें हमारा ये चीज़ नहीं मना है कि कोल माइंस में हमारा कोल को स्टोर करने से मना ही नहीं है, ठीक है। इसमें हमको ये नहीं समझना है कि कोल को जो माइन से हमारा प्रोड्यूस्ड होता है तो उसको हमको मैंने हीप बना के नहीं रखना है, ये मना ही नहीं है, ठीक है। तो किस चीज़ का मना है, तो कोई भी इनफ्लेमेबल मटेरियल अदर देन कोल जो हमारा माइंस के 15 मीटर के दायरे में हिप बना के नहीं रखा जाएगा, ठीक है, ढेर बनाकर नहीं रखा जाएगा, ये रेगुलेशन हमारा ये स्पेसिफाई करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या यहाँ पे मिलेगा, अगला ही पॉइंट हमारे सामने सरफेस प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर रेगुलेशन नंबर 130 में बोल रहा है क्या, नो पर्सन लाइट फायर, ठीक है, कोई भी पर्सन कोई भी व्यक्ति जो है कि आग नहीं जलाएगा, ठीक है, कहाँ पे ना, फ्रॉम इंट्रेंस, ठीक, कितने दूरी तक, तो 15 मीटर, विद इन 15 मीटर, 15 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति आग नहीं जलाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है नो
नॉट अप्लाई फॉर वर्टिकल बॉयलर्स, कभी भी ये रेगुलेशन हमारा वर्टिकल बॉयलर्स के लिए लागू नहीं होता है। मतलब वर्टिकल बॉयलर्स जो है सरफेस प्रिकॉशंस में हमारा ये दिखाया गया कि कोई भी वर्टिकल बॉयलर्स यदि हमारा माइंस में लगाया गया तो वो 15 मीटर के दायरे में, मतलब 15 मीटर के अंदर नहीं रखा जाएगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो माइंस के इंट्रेंस से हमारा 15 मीटर के दायरे में वो वर्टिकल बॉयलर्स नहीं रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेगुलेशन नंबर 136 कह रहा है, क्या उसमें हमको पॉइंट मिल रहा है? तो 136 जो है ये बोल रहा है अंडरग्राउंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर। इसमें हम लोग क्या क्या चर्चा, क्या क्या पॉइंट पाते हैं, तो उसको देखते हैं क्या कि बिलो ग्राउंड में हमारा जो भी फ्लेम और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग या तो रिपेयर हो रहा हो, ठीक है, फ्लेम या तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग यदि करना है या तो रिपेयर करना है कोई भी अपरेटस का, ठीक है, तो बिलो ग्राउंड में कब, किस केस में ना, डिग्री 1 या डिग्री 2 के लिए रिस्पॉन्सिबल चार्ज मैनेजर का होगा, कि मैनेजर यदि परमिट करते हैं तो वो परमिसिबल माना जाएगा, मतलब वहाँ पे ये वर्क जो है कंप्लीट किया जा सकता है। किस केस में? यदि हमारा डिग्री 1 या डिग्री 2 है, वहाँ पे फ्लेम और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग किया जा सकता है ओनली बाय द रिटर्न परमिशन ऑफ मैनेजर। लेकिन यदि वो डिग्री 3 गैसी माइंस है, ठीक है, डिग्री 3 गैसी माइंस है, तो उसमें RIM जो है यहाँ पे ऑर्डर ग्रांट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हमको देखना है इस रेगुलेशन के तहत। नेक्स्ट हमारा प्रिकॉशंस अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग है 137। 137 में हम लोग को क्या देखना है? 137 प्रिकॉशंस अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग, और इसके सामने हम लोग क्या क्या पॉइंट पाते हैं, मिल रहा है क्या कि कोई भी सेल या कार्बोनेशियस मटेरियल से कोई भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा। जिससे हमारा कौन सा कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, वो तो हमारा फायर डैम हो सकता है या तो स्टॉपिंग हो सकता है, तो उसको कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी यहाँ पे मना ही किया गया है 137 के तहत प्रिकॉशंस अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग में, क्योंकि उससे हमारा स्पॉन्टेनियस हीटिंग का खतरा बढ़ सकता है, ठीक है। ऑल आइसोलेशन स्टॉपिंग इरेक्टेड टू सील ऑफ द गोब्स, ठीक है, जो भी हमारा आइसोलेशन स्टॉपिंग जो गोब्स में सील ऑफ करने के लिए रखा दिया जाता है, लगाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो उसको क्या करना है, अ, उसको भी जो है कि सेल या कार्बोनेशियस मटेरियल से बना नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये देखना है, ये इंश्योर करना है, ठीक है। नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर आने से पहले कुछ पॉइंट और भी है कि वो रहा टेस्टेड परसेंटेज ऑफ CO वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज, ठीक है। हमको यहाँ पे ध्यान देना है और ख़ास तौर पर ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है इस रेगुलेशन में, सरफेस प्रिकॉशंस अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग में, कि कोई भी हमारा CO का जो इमिशन है, ठीक है, उसका टेस्टिंग जो है, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि CO का परसेंटेज जो है टेस्ट यदि करेंगे तो टेस्टेड किया जाएगा कितने दिनों के अंदर, वंस एटलीस्ट एवरी 7 डेज। कहाँ पे ना, आइसोलेशन स्टॉपिंग वगैरह में, ठीक है, CO का जो है इमिशन है कि नहीं और वो बढ़ रहा है कितना, तो उसका जांच जो है कि प्रत्येक 7 दिनों के अंदर किया जाएगा। लेकिन कंप्लीटली इसका एनालिसिस जो होगा वो कितने दिनों के अंदर में होगा, इसका CO प्रतिशत का जो कंप्लीट एनालिसिस होगा उस समय सिर्फ CO प्रतिशत नहीं होगा, CO/O2 का रेशियो जो जाना जाएगा वो कंप्लीटली एनालिसिस होगा प्रत्येक 30 दिनों के अंदर, वंस एटलीस्ट एवरी 30 डेज, ठीक है। ये बात हमको ध्यान देना है। लेकिन वही हमारा बात यदि डिप्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा तो इम्प्लीमेंट होगा कब, एटलीस्ट इन एवरी आइडल डे, ठीक है, जब वो आइडल डे जो भी हमारा मैनेजर जो भी डिसाइड करेंगे उस आइडल डे में वो डिप्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट का जांच करेंगे, निगरानी रखेंगे कि CO का प्रतिशत जो है कि नॉर्मल से एबनॉर्मल ना हो, ठीक है, ये बात इंश्योर करेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने आता है पॉइंट की अनयूजुअल वर्किंग, ठीक है, अनयूज्ड वर्किंग, यहाँ पे हमारा सरफेस प्रिकॉशंस अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग 137 के रेगुलेशन के अंदर हमारा पॉइंट आता है क्या कि जहाँ कहीं भी अनयूज्ड वर्किंग या तो आइसोलेशन स्टॉपिंग है तो उस चीज़ का इंस्पेक्शन प्रत्येक 7 दिनों में किया जाएगा, ठीक है।
प्रत्येक 7 दिनों में, वंस एटलीस्ट एवरी 7 डेज। किस चीज़ का ना, अनयूज्ड वर्किंग या तो आइसोलेशन स्टॉपिंग, इसका जांच किया जाएगा प्रत्येक 7 दिनों के अंदर, ठीक है। फिर बोल रहा है कि RIM एग्जेम्प्ट कर सकता है फॉर यूज ऑफ फायर रेजिस्टेंस हाइड्रोलिक फ्लूइड इन डिग्री 1। अब यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि कौन जो है कि फायर रेजिस्टेंट फ्लूइड, फायर रेजिस्टेंस हाइड्रोलिक फ्लूइड जो भी यूज़ होता है हमारा पावर सपोर्ट में, तो उससे निजात कौन दे सकते हैं, तो RIM जो है परमिट कर सकते हैं, रिटर्न परमिशन दे करके वो इस रेगुलेशन से फ्री कर सकते हैं, ठीक है। फिर रेगुलेशन नंबर 138 आता है हमारे सामने, और वो क्या स्पेसिफाई करता है, कुछ विशेष देखते हैं इसमें। बोल रहा है प्रिकॉशंस आफ्टर ए फायर हैज ब्रोकन आउट। 138 बोल रहा है कि जब भी हमारा आग लग चुका होता है उस समय हमारे पास सावधानी क्या क्या लेनी है। तो बोल रहा है एडिक्वेट नंबर ऑफ सेल्फ रेस्क्यूअर रखा जाएगा, यहाँ पे कोई संख्या नहीं बताया गया है, ठीक है। सेल्फ रेस्क्यूअर, सेल्फ रेस्क्यूअर का कोई संख्या नहीं बताया गया, तो यहाँ पे हमारा एडिक्वेसी मैंने पर्याप्तता को ध्यान रखना है, एडिक्वेट नंबर ऑफ सेल्फ रेस्क्यूअर। बट यदि वही केस में हमारा यदि बोल जाए स्मोक हेलमेट का, तो यहाँ पे बोल रहा है एटलीस्ट 2 स्मोक हेलमेट आर केप्ट मेंटेन इन अ गुड ऑर्डर, ठीक है। कहाँ पे, जहाँ पे हमारा ऐसा बचाव कार्य किया जाएगा, ठीक है, फ्रेश एयर बेस हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है, और अदर एपर्टस जो भी हमारा ज़रूरत के होंगे तो उसको भी अच्छे गुड कंडीशन में ले जाया जाएगा, ठीक है। जो भी हमारा चीज़ें ले जाया जाएगा वो ध्यान देना है कि वो CIM के द्वारा अप्रूव हो, ठीक है, और इमरजेंसी में काम लाने लायक हो, ठीक है। फिर बोल रहा है फायर फाइटिंग अरेंजमेंट शैल बी मेड बाय मैनेजर। यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि फायर फाइटिंग अरेंजमेंट जो भी होगा इस रेगुलेशन 138 के तहत प्रिकॉशंस अगेंस्ट प्रिकॉशंस आफ्टर ए फायर हैज ब्रोकन आउट, इसमें हमको देखना है कि जो भी हमारा मटेरियल ले जाया जाएगा वो फायर फाइटिंग अरेंजमेंट जो बनाएगा वो मैनेजर बनाएगा, और मैनेजर के दिशा निर्देशों में ही हमारा फायर फाइटिंग का सारा वर्क प्रोग्रेस किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर हमारे पास आता है 139। 139 में क्या कह रहा है, 139 में कह रहा है कि इक्विपमेंट फॉर फायर फाइटिंग, फायर फाइटिंग से रिलेटेड हमारा क्या क्या इक्विपमेंट्स है उसको देखते हैं। कि फॉर फायर एक्सटिंग्विशर शैल बी प्लेस्ड एट एवरी एंट्रेंस ऑफ ए माइन और डिस्ट्रिक्ट। ये भी ध्यान देना है कि जहाँ भी हमारा फायर लग चुका हो या तो फायर लगने की संभावना हो, तो ऐसे प्रत्येक इंट्रेंस पे डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, एवरी इंट्रेंस टू ए माइन और डिस्ट्रिक्ट, ध्यान देना है कि कोई भी इंट्रेंस टू ए माइन और डिस्ट्रिक्ट, साथ ही साथ बोल रहा है एवरी लैंडिंग एंड शाफ्ट बॉटम इन यूज़ एंड एवरी इंजन रूम, और प्रत्येक इंजन रूम में ये मेंटेन रखा जाएगा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है, वो गुड ऑर्डर में होगा ताकि वो उसे इस्तेमाल कर सके, इस्तेमाल किए जाए, ठीक है। ऑन एवरी ट्रैक माउंटेड एंड ट्रैकलेस लोकोमोटिव, जहाँ पे चल रहा हो ऐसी जगहों पर भी इसका मतलब कि उपस्थित, मैंने इसका पर्याप्तता जो है कि काफ़ी आवश्यक है। फिर बोल रहा है कि HEMM शैल बी प्रोवाइडेड विथ ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन डिवाइस, ठीक है। तो HEMM जो हमारा चलता हो, ठीक है, तो HEMM जहाँ पे हमारा चल रहा हो वहाँ पे ये ध्यान देना है कि ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम या तो डिवाइस जो है कि वहाँ पे लगा हुआ होना चाहिए, इंस्टॉल्ड होना चाहिए, ठीक। फिर बोल रहा है कि लेस देन 35 टन कैपेसिटी, यदि ट्रक एंड डंपर्स के केस में वहाँ पे यदि ट्रक और डंपर यदि वहाँ पे इंस्टॉल्ड हो और उसका कैपेसिटी जो है 35 टन से कम हो, ठीक है, 35 टन से क्या होगा, कम होगा कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी यदि उसका कैपेसिटी लेसर देन 35 टन्स, देन सेमी सेमी ऑटोमेटिक टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है कि इंस्टॉल किया जाएगा वैसे ट्रक या तो डंपर में जिसका कैपेसिटी कितना हो, 35 टन से कम हो, ठीक है। सोडा एसिड टाइप या तो वाटर टाइप जो है कि एक्सटिंग्विशर, हम लोग ध्यान देना है कि सोडा एसिड टाइप या तो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर जो हम लोग इलेक्ट्रिकल फायर के केस में यूज़ नहीं करेंगे, और ये भी ध्यान देना है कि वो ऑयल के फायर में भी यूज़ ना हो, ठीक है। सोडा एसिड टाइप या तो
वाटर टाइप। ठीक है, फिर साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान देना है कि एवरी मंथ हम लोग किस चीज़ का एग्जामिन करेंगे, प्रत्येक इक्विपमेंट जो फायर फाइटिंग में काम आता हो। ठीक है, जो भी फायर फाइटिंग में काम आने वाला इक्विपमेंट है तो उसका प्रत्येक 30 दिनों में क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि वो गुड ऑर्डर में है कि नहीं है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। इस चीज़ को हम लोग इंश्योर करेंगे प्रत्येक 30 दिनों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे पास रेगुलेशन नंबर 140 आ रहा है। 140 क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर फायर फाइटिंग। तो जो भी फायर फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा वो ऑनर, एजेंट और मैनेजर के द्वारा इस्टेब्लिश या तो बनाया जाएगा, तय किया जाएगा कि हमारा फायर जो है कि डेंजर कंडीशन में ना हो। ठीक है, और जिससे कि व्यक्ति की हानि ना हो, उनके स्वास्थ्य को किसी प्रकार का खतरा ना पहुंचे, तो इसके रिगार्डिंग पर्याप्त वो स्टेप्स लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से रेगुलेशंस कुछ बचा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 भी आएगा। चूँकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ही होता है, तो आप इसको कंटिन्यू इसका पार्ट 2 भी वॉच करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट टाइम रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, और आप अपना कमेंट दें जिससे हमको ये समझने में आसानी होगी कि हम जो लेक्चर डेडिकेट कर रहे हैं वो आप लोग के लिए हेल्पफुल है या नहीं है, या तो कहाँ इम्प्रूवमेंट की संभावना है। तो आप अपनी राय दें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप कंटिन्यू फर्दर अपडेट्स।